हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन क्या है? एक स्टीम टरबाइन का टाइप्स है जिसकी स्टडी हम दो बार करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर, इसके बाद हमें स्टडी करने को मिलती है पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अंदर। तो फ्रेंड्स एग्जाम पर्पज से यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से समझें जिससे आप एग्जाम में इसको लिख सकें। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं थर्मल इंजीनियरिंग की मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट लिंक दिए, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स जैसा कि सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, उसको समझेंगे। इसके अलावा दो डायग्राम बने, इन दोनों डायग्राम को समझेंगे। सबसे सिंपल डायग्राम बनाऊंगा फ्रेंड्स जो एग्जाम पर्पज से है, उसको भी समझेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं टरबाइन का यूज हम कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, मतलब टरबाइन को हम मूव कराते हैं, उससे हमारा क्या होती है, साथ मूव होती है, साथ साथ जनरेटर लगा रहता है और जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। लेकिन जो टरबाइन को मूव कराने का माध्यम होता है वह क्या होता है? स्टीम होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? स्टीम टरबाइन। अब फ्रेंड्स स्टीम टरबाइन का एक टाइप से इम्पल्स टरबाइन। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इम्पल्स टरबाइन का, वह समझते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, जो हमारी प्रेशर एनर्जी होती है किसकी? स्टीम की, वह किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब यह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होती है, यह इसकी प्रोसीजर थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं बॉयलर के अंदर क्या होता है? स्टीम जनरेट होती है एक वाटर के थ्रू, मतलब वाटर को हम भाप में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन वह जब हाई प्रेशर स्टीम बनती है, मतलब जो हाई प्रेशर स्टीम बनती है, उसको हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? किसमें? एक नोजल के थ्रू गुजारते हैं। किसके थ्रू? नोजल के थ्रू। नोजल का काम है उसकी जो स्टीम की प्रेशर एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना। तो हम क्या करते हैं इम्पल्स टरबाइन के अंदर, जो पूरा रोटर होता है उसके आसपास ब्लेड के डायरेक्शन में हम क्या करते हैं? कुछ नोजल फिक्स कर देते हैं हर एक जो हमारे ब्लेड्स रहते हैं उसके सामने। उससे क्या होता है, जो हमारी हाई प्रेशर एनर्जी है जब उस नोजल से गुजरती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हो जाता है। वह डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे करती है? जो हमारे ब्लेड्स रहते हैं कर्व के आकार के, उस पे इंपैक्ट करती है। तो वह ब्लेड्स क्या होते हैं? मूव होते हैं। जब वो मूव होने लगते हैं तो उस कौन सी हमें रोटेशनल एनर्जी प्राप्त होती है, मतलब हमारा टरबाइन मूव होने लगा, मतलब हमारा जो वर्क है वो मैकेनिकल वर्क मिलने लगा, मतलब हमारी जो प्रेशर एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस तरह पूरी प्रोसीजर की तरह। अब फ्रेंड्स इसके जो ब्लेड्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके पार्ट्स सब कुछ समझेंगे इसमें जब इसका 3D डायग्राम देखते हैं, और जो हमारा सामने डायग्राम बना वर्किंग डायग्राम, इसको भी समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो डायग्राम बने हुए हैं। सबसे पहले इसके पार्ट्स को समझेंगे, मेन पार्ट्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स ये जो डायग्राम इसको एग्जाम में जरूर बनाया, ठीक है। मेन डायग्राम इसी को बोलते हैं हम, कि इस तरह का डायग्राम बना के समझाया जाता है इम्पल्स टरबाइन को। ये जो डायग्राम इसको भी बना सकते हैं, इससे थोड़ा इसके हम पार्ट समझते हैं सारे, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम इसकी वर्किंग समझते हैं और इसका ग्राफ भी बताऊंगा फ्रेंड्स मैं। अब यहाँ पर देख रहा है कि जैसा कि हमारी स्टीम आएगी कहाँ? सबसे पहले नोजल में आएगी। स्टीम के पास क्या? हाई प्रेशर एनर्जी रहती है, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर हाई प्रेशर स्टीम रहती है, ऐसा बोल सकते हैं। वह इसके अंदर से गुजरेगी, यहाँ पर इसका एरिया ज्यादा रहता है, यहाँ पर कम रहता है। जब यहाँ पर गुजरेगी तो जब यहाँ से निकलती है तो उसकी स्पीड कैसी होती है? इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ का एरिया कम रखा जाता है। किसका? नोजल का। तो ये नोजल का काम क्या हुआ फ्रेंड्स? जो हमारी हाई प्रेशर एनर्जी होती है उसकी स्पीड को, वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, मतलब स्पीड को इंक्रीज कर दिया, मतलब वह किसमें? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो नोजल का काम आपको समझ में आ गया हो फ्रेंड्स। नोजल के अंदर जो एक्सपेंड होती है स्टीम, वह कैसी होती है? एडियाबेटिकली एक्सपेंड होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि नोजल के अंदर न तो हीट को हम रिसीव करती है स्टीम, ना ही रिजेक्ट करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वह प्रोसेस जिसके अंदर हीट को ना रिजेक्ट किया जाता है ना ही रिसीव किया जाता है बाहर से, तो वह कौन सी होती है? एडियाबेटिकली होती है, या फिर एडियाबेटिकली एक्सपेंड, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेंड हुई, तो अब यहाँ पर कहाँ पर सीधी डायरेक्ट टकराती है? ब्लेड्स पे आकर टकराती है। ये ब्लेड्स कैसे बने जाते हैं फ्रेंड्स? एक कर्व के आकार बने जाते हैं। कैसे? कर्व के आकार में बने जाते हैं। और इनकी सरफेस कैसी रहती है? एकदम चिकनी रहती है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रिक्शन लॉसेस कम हो, मतलब घर्षण लॉसेस कम हो, जिससे स्टीम तुरंत गिरे और बाहर हो जाए। और जो ब्लेड्स के ऊपर जितनी देर स्टीम रहती है उसकी प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं रहता। क्या होता है? प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं रहता, कांस्टेंट प्रेशर रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं, ये जो ब्लेड्स रहते हैं, यह एक जो हमारा एक देखा सर्कुलर व्हील रहती है, जो गोलाकार पहिया रहता है, उसके ऊपर माउंट रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लगे रहते हैं। तो जो हमारा सर्कुलर व्हील रहती है और जो
हमारा जी क्या बोलते हैं ब्लेड्स लगे रहते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं या फिर रनर बोलते हैं। क्या रनर या रोटर? क्योंकि जब यहां से जो वेलोसिटी स्ट्राइक करेगी इस पे, तो क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसे इस पे स्ट्राइक करेगी तो दूसरा ब्लेड आता है, तो दूसरा ब्लेड यहाँ पर एक ऐसे नोजल एक यहाँ पर अलग अलग लगा रहता है। मैं एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ किस तरह नोजल का अरेंजमेंट रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ब्लेड्स किस तरह के होते हैं वो समझाने के लिए मैं डायग्राम लिया। यहाँ पर साफ्ट लगी रहती है, तो साफ्ट लगी रहती है, तब ये ब्लेड्स पे जैसी स्टीम गिरती तो ये सर्कुलर मतलब इस तरह मूव होते हैं फ्रेंड्स, इस ऐसी डायरेक्शन में, जैसे एरो दिख रहा है डायरेक्शन का, तो इस तरह साफ्ट भी यहाँ पर मूव होती है, साफ्ट का जनरेटर लगा रहता है वह भी मूव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसका वो डायग्राम बताते हैं जिससे आपको ये नोजल कहाँ कैसे कैसे अरेंज होती है वह बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक एक्चुअल डायग्राम है कि एक्चुअल कैसे होते हैं टरबाइन, इंपल्स टरबाइन। यहाँ पर एक इमेजिनरी डायग्राम है कि एक जो हमारे डी लेवल जो इंपल्स स्टीम टरबाइन है उसका एक डायग्राम एग्जांपल लिया गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि जी ये नोजल एक्चुअल में कैसे फिक्स, ये नोजल फिक्स दिख रहा है, ये नोजल लगा, ये नोजल लगा, यहाँ पर फिक्स, ये दिख रहा है ब्लेड्स होते हैं, कर्व के आकार ब्लेड्स दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जैसे स्टीम आउट होती है तो यहाँ पर टकराएगी, तो इसमें क्या फोर्स लगाएगी, इंपल्स फोर्स लगाती है। ठीक है, तो ये आगे को बढ़ेगा। इस तरह यहाँ पर नोजल लगा, ये क्या करेगी, जैसे यहाँ से स्टीम लगेगी तो इस पर फोर्स लगाएगी, यहाँ पर स्टीम, इस तरह चारों तरफ क्या होती है, स्टीम एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, फोर्स से क्या होती है, इंपैक्ट होती है और हमारा एक क्या होता है टरबाइन मूव होती है। इस तरह यहाँ से और अच्छी तरह देखते हैं कि ये नोजल लगा हुआ है, यहाँ से नोजल के अंदर से स्टीम इन हुई है, तो यहाँ पर देखा स्टीम इन हुई है, यहाँ पर भी स्टीम इन हुई है, यहाँ पर स्टीम इन हो रही, यहाँ से स्टीम आउट हो रही है, यहाँ देख रहा है स्टीम आउट हो रही है। आउट कहाँ हो रही है, किसके ऊपर हो रही है, ब्लेड्स के ऊपर हो रही है, कर्व आकार के ब्लेड्स बने उसके ऊपर, तो इस पे फोर्स डालती, तो ये क्या होता है, मूव होता है, मूव होता है। तो इस पे क्या है, साफ्ट लगी हुई है, साफ्ट भी इसके साथ क्या होती है, मूव होती है, और साफ्ट के साथ हमारा जनरेटर जुड़ा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिख रहा है नोजल दिख रहा है, यहाँ से जैसे आउट होने के बाद स्टीम आउट हो जाती है, तो यहाँ पर ये दिखाया एग्जॉस्ट स्टीम बाहर हो रही है। ये सारा केसिंग के अंदर पूरी प्रोसीजर होती है फ्रेंड्स। तो ये डायग्राम दोनों देख के थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, एक कंसेप्ट दिखे होंगे, समझ में आए होंगे आपको किस तरह का आखिरी क्रिया होती है और किस तरह के नोजल होते हैं, किस तरह के ब्लेड्स होते हैं। अब इसकी वर्किंग समझते हो, जो आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना है उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस डायग्राम को आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखाया गया सिर्फ क्या है, ये नोजल दिखाया गया, इसके अंदर जो हमारी स्टीम है उसकी एंट्री दिखाई गई। यहाँ पर क्या ब्लेड्स दिखाएगा, ये दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है जो ब्लेड लिखा है वो कौन सी, मूविंग ब्लेड्स। चल ब्लेड्स मींस होता है मूविंग ब्लेड्स। जी यहाँ पर क्या स्टीम एग्जिट होते दिख रहा है, क्या स्टीम एग्जिट हो रही, ये पूरा जो यहाँ से ऐसा बना हुआ है इसको क्या रनर दिखाया गया। ठीक है फ्रेंड, इसको समझाने का तरीका होता है, आप वर्किंग में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्टीम बॉयलर से हाई प्रेशर स्टीम निकलती है, वहां से वह किसमें, नोजल के अंदर प्रवेश करती है, किसके, नोजल के अंदर प्रवेश करती है, जिसके अंदर नोजल के अंदर क्या होता है, उस स्टीम की प्रेशर एनर्जी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, वह किसके ऊपर जाती है, ब्लेड्स के ऊपर जाती है, मूविंग ब्लेड से उस ब्लेड्स के ऊपर जाती है। ब्लेड्स में मान लो यहाँ से एंट्री की और यहाँ से एग्जिट हो जाती है, इतने में क्या करती है, यहां से यहां तक प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं होता, और इस पे क्या क्या करती है, फोर्स डालती है। फोर्स डालने क्या होता है, ये पूरा रनर होता है, वह क्या होता है, मूव होने लगता है। मूव होने के साथ क्या, उसके साथ जुड़ी साफ्ट भी मूव होती है, उसके साथ जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो इस तरह का ये डायग्राम आप समझा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ भी बनाना पड़ता है, उस ग्राफ को समझाते हैं, क्योंकि इस डायग्राम के साथ उस ग्राफ को बनाना भी जरूरी है, उसको समझाना भी जरूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ग्राफ दिख रहा हो, जो कि ये जो लाइन शो करा है, प्रेशर एनर्जी की लाइन दिखा रहा है, यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी की लाइन दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, जो नोजल के अंदर जो हमारी वर्किंग हो रही है, प्रोसीजर हो रही है, उसको शो करा रहा है ये वाला ग्राफ, जबकि ये ब्लेड्स के ऊपर जो हमारी प्रोसीजर हो रही है उसको शो करा रहा है। ध्यान रखें, यहाँ नोजल के अंदर जो हो रही है, जो आपको नोजल ये दिख रहा है, और जो आपको यहाँ पर ब्लेड्स दिख रहा है, ये वाला ब्लेड्स, तो इसके नीचे ही जस्ट ग्राफ बनाया जाता है, इसलिए मैंने इसको नीचे रखा। आप ये तीनों एग्जाम में डायग्राम बनाएं, किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले इसको बनाएंगे जिसमें इसके सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन कर देंगे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद इस पार्ट्स के थ्रू वर्किंग बताएंगे फ्रेंड्स, इसके जस्ट नीचे इसको बना के आप इसकी ग्राफ को समझाएंगे। कैसे समझाना, सबसे पहले एक नोजल के थ्रू समझाएंगे। क्या होता फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पर पॉइंट 1 पे देखें, पॉइंट 1 पे क्या हुआ फ्रेंड्स, जी यहाँ पर देखें, यहाँ से क्या हुआ, हमारी हाई प्रेशर, स्टीम का प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है। यहाँ पर मान लिया प्रेशर लाइन है, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर हाई प्रेशर हमारी एनर्जी थी, वह क्या हुआ, ऐसे ही क्या हुआ, नीचे को गई, क्या हुआ, प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखा प्रेशर क्या होता है, डाउन होता जाता है, नोजल के अंदर क्या हुआ, डाउन। ठीक है, डाउन हुआ, 2 पॉइंट पर पहुंचा, 2 से 3 पे जैसे ही हमारे ब्लेड में एंट्री करता है, किसमें, ब्लेड्स के ऊपर यहाँ पर गिरता है, जैसे यहाँ पर गिरा, स्टीम गिरी,
जैसे स्टीम यहाँ पर गिरी तो यहाँ से आउट हुई, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ पर ये दिखा रहा है ब्लेड के अंदर 0.3 से और 0.4 के बीच में कांस्टेंट रहा क्या, प्रेशर। प्रेशर लाइन है क्योंकि यहां से देख रहा है प्रेशर ग्राफ दिखाया लिखा हुआ है प्रेशर ग्राफ। तो ये जो यहां से आई, यहां से तो डाउन हुआ 2.3 पॉइंट तक, लेकिन 3 के बाद यहां पर कांस्टेंट हुई, मतलब यहां से प्रेशर के जो नोजल से निकलने के बाद इसका यहां से यहां तक प्रेशर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो ये 3 और 4 पॉइंट्स दिखा है। अब बात करते हैं हम किसकी, इसकी स्पीड की, मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। नोजल के अंदर क्या हुआ, यहां पर जो इसकी स्टार्टिंग में पॉइंट नंबर 5 पे देखें क्या थी, इसकी जो वेलोसिटी थी वह थी कम, और जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करती जाती है नोजल के अंदर क्या स्टीम, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है और 6 नंबर पर का काम मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है, मतलब इसकी जो यहाँ एग्जिट होती है वहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। उसके बाद जब ब्लेड्स के अंदर आती है, कहाँ, ब्लेड्स के अंदर, जब ब्लेड्स के अंदर आती है तो क्या होती है, जैसे ही ब्लेड्स की स्टार्टिंग पे रहती है, यहाँ पर इंपैक्ट करती है स्टीम, तो कैसी रहती है, स्टीम की वेलोसिटी हाई रहती है, लेकिन धीमे 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 एग्जिट होती है वहां तक क्या होती है, स्टीम की जो वेलोसिटी है वह कम हो जाती है। जैसे कि इस ग्राफ से दिखाया गया 7 से 8 पे जाएगी तो वेलोसिटी कैसी होती है, डाउन हो जाती है, मतलब उसकी जो स्पीड है वह कैसी कम होती जाती है। तो 7 से 8 तक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह जैसे मैंने समझा इस तरह आप इस ग्राफ को भी समझा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 3 डायग्राम है एग्जाम के इंपॉर्टेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं बताया इसको आप जब पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, जब बनाए उसके जस्ट बाद वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ये बनाए, उसके जस्ट नीचे ग्राफ को आप एक्सप्लेन करें, जिससे इन दोनों की एक साथ देखा जा सके। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।